लांजोआ राजपूत घराने से हूँ और मेरे खानदान की रगों में हमेशा ही फौजी खून रहा है। उस वक्त मैं हिंदुस्तान को एक अंग्रेज की नजर से देखता था। अंग्रेजों का नमक खाया हमने, उसे खारिज कर दूं मैं? लेकिन जब नजर साफ हुई तो मेरी समझ में आ गया, आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। खानदान दी पग तार तार करके हुण रिश्ते गिना रहे हो। You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. कसमें खाई थी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे खुद की जान क्यों नहीं चली जाए। अंग्रेजों के खिलाफ हम तीनों साथ लड़े हैं, मुकदमा भी साथ ही लड़ेंगे। कोया आदिवासियों से मिलने हम ओडिशा के मलकानगिरी जिले की तरफ निकले। मलकानगिरी के कालीमेला, मोटू, पोडिया, मथली, कोरकोंडा और मलकानगिरी ब्लॉक में कोया आदिवासी रहते हैं। मलकानगिरी से लगते छत्तीसगढ़ के सुकमा और बस्तर इलाके में भी कोया आदिवासी आबादी है। मलकानगिरी के अलावा कोया आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तरी जंगलों और पहाड़ों पर रहते हैं। मलकानगिरी पहुंचकर हमने कालीमेला का रुख किया। मलकानगिरी से कालीमेला तक अच्छी सड़क है, लेकिन कालीमेला से जंगल के भीतर कोया आदिवासियों की बस्तियों या गांवों तक जाने वाली सड़क ऊबड़ खाबड़ है। ज्यादातर रास्ता कच्चा ही है। मुख्य सड़क से आदिवासी इलाकों के रास्ते में कहीं कहीं घना जंगल पड़ता है, लेकिन ज्यादातर गांव और खेत नजर आते रहते हैं। इस रास्ते से होते हुए हम जबनपल्ली गांव पहुंच गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। आज हम उड़ीसा के मलकानगिरी जिले के एक कोया आदिवासी गांव में हैं। कोया आदिवासियों का जीने का अपना एक खास अंदाज है। आज के एपिसोड में उनके जीवन शैली की बात करेंगे, साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी रोजी रोटी के क्या सवाल हैं और उनको किस हद तक अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकार मिल पाए हैं। शाम का समय था। गांव के बाहर ही हाट लगा है। छोटी मोटी दुकानें हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ जमा है मुर्गा लड़ाई के बाड़े के पास। जबनपल्ली में मुर्गा लड़ाई के लिए आसपास के गांव के लोग भी पहुंचे हैं। कोया आदिवासियों के घर आमतौर पर बांस और लकड़ी से बनाए जाते हैं, जिस पर मिट्टी का लेप किया जाता है। घर के ऊपर छप्पर होता है।
आमतौर पर बांस या लकड़ी से घर के आंगन की बाड़ बनाई जाती है। जबनपल्ली गांव में ज्यादातर घर कच्चे हैं, हालांकि अब कुछ लोगों को सरकारी मदद मिली है और उन्होंने पक्के मकान बनाने शुरू किए हैं। घरों के पास ही सूअर का बाड़ा होता है। साथ ही ये आदिवासी गाय भी पालते हैं। गांव में एक पेड़ के नीचे कई पत्थर गाड़े गए हैं। दरअसल ये पत्थर कोया आदिवासी अपने परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उसकी याद में लगाते हैं। वो जो पत्थर लगाते हैं, हाँ। ये पुराने काल से लगाते हैं, हाँ। लेकिन बीच में जब लोग थोड़ा डेवलपमेंट होते आए, थोड़ा हाँ। शौक के बारे में दुनिया में आए, हाँ। तो उस समय क्या है कि वो मिस्त्री ला के उनको लकड़ी के उनके हाँ। फेस को बना करके थोड़ा सुंदर के लिए लगाते हैं। अच्छा, उनका फेस थोड़ा सा पहले जमाने में जब था पत्थर, उस समय तो कोई मिस्त्री वो जो आर्टिंग पेटिंग करना वो तो नहीं था, इसलिए वो पत्थर पुराने काल से लगाते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा क्योंकि मिस्त्री वगैरह मिल जाते हैं तो उसके तो थोड़ा डिजाइन करके लगाते हैं, डिजाइन करके लगाते हैं। कोया आदिवासी समाज कुटुंब के लिहाज से 5 हिस्सों में बटा है। कोवासी, ओदी, मड़काम, माडी और पडियम। कोया आदिवासियों में कुटुंब के भीतर शादी नहीं होती, यानी कोई कोवासी लड़का कोवासी लड़की से शादी नहीं कर सकता। शादी के मामले में कोया आदिवासियों में कई तरह से शादी होती है। इनमें सबसे पहले और प्रचलित तरीका है पेंडुल। इस तरीके में दुल्हन चुनने का हक कोया लड़के के मामा या बुआ की बेटी को दिया जाता है। शादी की बातचीत आमतौर पर लड़के के परिवार की तरफ से शुरू की जाती है। इसके अलावा लड़के का परिवार लड़की के परिवार को भेंट भी देता है। भेंट में गाय, सूअर या रुपया पैसा कुछ भी दिया जा सकता है। आमतौर पर भेंट कितनी होगी और क्या होगी यह परिवार की हैसियत के हिसाब से तय होता है। दूसरा तरीका है करसू पेंडुल। इस तरीके में लड़का अपनी पसंद की लड़की को अपने मित्रों की मदद से भगा ले जाता है। बाद में माँ बाप की सहमति से शादी होती है, लेकिन लड़के को लड़की के परिवार को भारी मुआवजा देना होता है। तीसरा तरीका है लोन उड़ी पाता। इस विधि में लड़की अपने पसंद के लड़के के घर आ जाती है और अपने घर जाने से इनकार कर देती है। इस तरह के मामले में लड़के का परिवार लड़की के परिवार को भेंट देने की रस्म से लगभग बच जाता है। मैं भी गया था धर्मापाली पड़िया ब्लॉक में। इधर मैं तो खूब नया नया जगह को मैं बोल सकता हूँ, ये बैठो ऐसा बैठो, मैं कुछ बोलेंगे तो मेरे उत्तर देना चाहिए। मैं एक लड़की के हाथ में ऐसा धर को बैठा दिया। इधर बोला ये जो बाबू आए तो शादी करेंगे, जरूर नहीं शादी करेंगे तो नहीं छोड़ता। ऐसा सिचुएशन हुआ। मैं कुछ बुझते नहीं है क्या इधर, तो मैं बोला वैसे बैठो, 20-30 आदमी है, मैं तो कुछ भी खराब का नहीं किया इधर। इस समय मैं भी एक सूचक नया था, छोटा सा लड़का कॉलेज स्टूडेंट था मेरा। सर ऐसा हमारा कास्ट में तो हो जो लड़की का हाथ भी धरेंगे तो शादी करने को पड़ेगी। इधर एक पेदा जे ग्राम में जो हेड उनको बोला ये और भी 2-4 शिक्षक भी आए, ये साथ नहीं कि जानना और ठीक है कुछ भी मत फत दे दो, ड्रिंक्स समाधान हो जाए। 1970 के दशक के बाद कोया आदिवासियों के परिवेश, भाषा और समाज में कई तरह के बदलाव तेजी से आए।
1970 के दशक में मलकानगिरी जिले के आदिवासी इलाकों में बांग्लादेश से आए बंगाली, म्यांमार से आए ओडिया और श्रीलंका से आए तमिल शरणार्थियों को बसा दिया गया। अब कोया आदिवासियों की भाषा में इन भाषाओं के शब्द भी मिल गए हैं और लगभग एक नई भाषा तैयार हो रही है। उनके एक छोटा सा गल्प है जे एक दिन तमिल के एक राजकुमार वंशधर है, कोया लोग पहले पुरुष जो था वो राजवंशधर था। उनकी एक शत्रु भी आक्रमण किया था। उसके बाद सब राजकुमार, राजा और पुरुषों लोग को मार डाला, कोई शत्रु जो थे। उसके बाद घरे ओनली जे चाकर वही कर्मचारी ही भी है, वही लोग के साथ रानी और राजकुमारी चलाया। उधर से तमिलनाडु से आंध्र दे के उड़ीसा और आंध्र उनके बीच में कहाँ से छुप गए थे। उनके धीरे धीरे जो राजकुमारी और जो उनकी बीवी रानी थी, उनकी उस जो चपरासी जो यूरोपियन लेवल के लोग जो से साथ में थे, उनके साथ जो संगम मिलन हुआ। उनके बाद जो जनरेशन सृष्टि हुआ वो कोया सृष्टि। ये साइंस नहीं, ये फोक टेल है, लोक कथा है। किंतु इनके भाषा तमिल, तेलुगु, हिंदी भी थोड़ा थोड़ा था। गैर आदिवासी आबादी और शरणार्थियों की आबादी बढ़ने से कोया आदिवासियों के परंपरागत साधनों पर असर पड़ा है। मसलन सरकार ने उनके पशु चराने की जमीन को खेतों में तब्दील करने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही जंगल से मिलने वाले उत्पादों में भी बाहर से आकर बसे लोगों का हिस्सा हो गया। इस घटना ने आदिवासियों के जीने के पूरे अंदाज को ही प्रभावित किया है। अब कोया आदिवासियों का मुकाबला कई मायनों में आगे बढ़े हुए समाज से तय था। अभी तक खुद को जिंदा रखने तक सीमित समाज पर लगातार दबाव बढ़ता गया। उन्नीस 1975-76 के बाद से सरकार की तरफ से कोया आदिवासियों के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन उसके बावजूद कोया आदिवासियों की स्थिति लगातार खराब होती गई। कोया समाज अपनी परंपरागत जानकारी और तकनीक पर काफी भरोसा करता है, लेकिन आदिवासियों के योजनाबद्ध विकास की योजनाओं में शायद इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मसलन आज भी कोया आदिवासियों में यह धारणा है कि बीमारियों के लिए ऊपरी ताकतें जिम्मेदार होती हैं, सो इलाज के लिए वो तंत्र मंत्र का सहारा लेता है। इसके अलावा जंगल से मिलने वाली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करता है। परंपरागत तरीके से इलाज करने वाले को वाडा कहा जाता है। आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक अभी कोया आदिवासियों की पहुंच सीमित है। सितंबर और अक्टूबर 2016 में मलकानगिरी जिले में ही 200 से ज्यादा कोया आदिवासी बच्चों की मौत जापानी बुखार की वजह से हो गई। আচ্ছা, এখানে কি ওটা জাপানি বুখার হয়েছিল খুব তোমাদের এখানে? ওরে তো জানা পড়ে সেরকম অর্ডার আইছিল যে তা কি করব, এই শুয়োরের
তো শুয়োর জন্য তো বাচ্চা টাচ্চা কয়জন এই জায়গায় মরে গেছে, বাচ্চা লোক পিলা মরে গেছে, সেটা আমি অন্যায় করতাম। আমি একটা কত ছেলে মারা গেছে এখানে? বাচ্চা মরে যায়, এই মারার ফলে দুটো বাচ্চা মরে গেছে। তারপরে কি হয়েছে? এখানে কেউ ডাক্তারের টিম এসেছিল? তারপরে না, আমাকে তো সরকারি যেরকম ধরে ওরা আসে যায়, মাঝে মাঝে আসে যায়, গাড়ি ধরে আসে, আমরা দৌড়ে আসবো, ট্যাবলেট এই পা ব্যথা কিছু কিছু হয়ে গেছে, ওই ট্যাবলেট দিয়ে তাই চাই নিয়ে যায়, লিখে ওরা নিয়ে যায়। তো এখানে কি তোমাদের বলা হয়েছে যে শুয়োর খাবে না, ওটা দিয়ে ওটা হচ্ছে জ্বর হচ্ছে? তাই আমি বুঝি নাই, তা শুয়োর তো সবাই খায়, ওটা না চললে তো আমাকে কাজ হবে না, তা কিছু কাজ চলবে না, তাই ওটা রয়েছে বলে সব মারি ফেলাই দিয়েছে, কি করবো? তো তারপরে কি খাবে কি তোমরা এখন? কি খাবো, ওই কাতি করছি, যাই কিছু খাবো আর কি। आदिवासियों के विकास की योजनाओं में शायद जरूरी ये है कि उनके सोचने और जीने के अंदाज की सही समझ बनाई जाए। Problem is different. The Japanese type of this pig, they are suffering from this, number one. Number two is all the pigs are not suffering from the disease. Some of them are suffering from the disease. The third is, instead of killing the pigs, you could have provided them a mosquito net, medicated mosquito net to each one of them, so that there is no mosquito bite in the nights. And in the daytime you provide them the source of good drinking water. Not so there are different approaches could have been taken, and the injections could have been given much earlier, before this broke out. After that vaccination drive was taken. Vaccination drive has been taken at last. It is the last measure, and it should have been the first. And the pigs or pox would have been taken to a distant place from the early. They cannot be killed because it's a part of their economic asset, and if you want them to kill, then provide them a little compensation. आदिवासी जिनका आर्थिक मॉडल खुद को जिंदा रखने तक सीमित रहा, देश के ज्यादातर हिस्सों में आज भी उसका आर्थिक लेन देन वस्तुओं से होता है, उन आदिवासियों को विशेषज्ञता, प्रतिस्पर्धा और संचय का मॉडल देना शायद समय से पहले अपनी सोच उन पर लादना होगा। तो कोया आदिवासियों का अपना जीने का एक खास अंदाज है, उनकी अपनी भाषा बोली है, उनके अपने रीति रिवाज हैं। हालांकि मुख्य धारा कहे जाने वाले समाज का असर उनके जीवन शैली के हर पहलू पर नजर आने लगा है, लेकिन फिर भी अपने जीने के एक खास अंदाज को वो अभी भी बनाए हुए हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद उनके रोजी रोटी के सवालों पर चर्चा होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। मैं भी भारत के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कोया आदिवासियों की, और अभी तक हमने देखा कि कोया आदिवासियों के जीने का अपना एक खास अंदाज है। जहां तक सवाल उनकी रोजी रोटी का है, तो वो छोटी मोटी खेती किसानी करते हैं या फिर जंगल से कुछ उत्पाद जुटा लेते हैं, लेकिन उनके जीने का मुख्य सहारा मजदूरी है, और मजदूरी की तलाश में उनको यहाँ से बहुत दूर दूर तक पलायन करना पड़ता है। कोया शिकार करने वाले या फिर जंगल से खाना जुटाने वाले आदिवासी रहे हैं। कोया आदिवासी एक समय बेहतरीन शिकारी रहे हैं। अभी भी जंगली चूहे, गिलहरी, खरगोश ये आदिवासी चाव से खाते हैं, लेकिन गैर आदिवासी आबादी के बढ़ने से उनकी शिकार की गतिविधियां लगभग खत्म हो चली हैं। ये आदिवासी जूम खेती भी करते हैं, लेकिन सरकार ने खेती के इस तरीके को हतोत्साहित किया। वक्त के साथ इन आदिवासियों ने स्थायी खेती भी शुरू की।
लेकिन अभी भी बीज, खाद या तकनीक के मामले में ये काफी पिछड़े हुए हैं। गुजर बसर के लिए इन आदिवासियों के पास गाय और सुअर जैसे जानवर ही हैं। हालांकि आदिवासियों के लिए वनाधिकार कानून के बाद आदिवासियों को फिर से जंगल और जमीन पर अधिकार मिला है, लेकिन उसके अपेक्षित परिणाम कम से कम अभी तक नहीं मिल रहे हैं। Here in case of Koya, you find they are a laborious tribe, and they have started shifting cultivation as well as settled cultivation. Settled cultivation, whichever land was available nearer to their village, they have developed. When they developed, made it irrigated, and were growing crops, the forest department said that it is our land, you cannot cultivate. Is it clear? So, before the Forest Right Act came into existence. So, all the lands which were developed by the Koyas and which were made fertile by them, by their own effort, it was taken up by the, over by the Forest Department. And now when the Forest Right Act comes, they are trying to give them forest, which needs again development. Stones are to be cleared, fertility has to be created. It takes a long time for the creation of fertility and the topsoil. कोया आदिवासी ऐतिहासिक तौर पर अपने रहने के ठिकाने बदलते रहे। जब भी ऐसा हुआ कि जंगल के किसी एक हिस्से में जीवन यापन मुश्किल हो जाए, तो ये आदिवासी अपने गांव छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर बस जाते। या कोई ऐसी बीमारी फैल जाए जिसको काबू ना किया जा सके, तो भी ये आदिवासी अपने नए गांव बसा लेते। लेकिन अब कोया आदिवासी शहरों की तरफ पलायन करता है। यह पलायन सर्कुलर है, यानी कि ये आदिवासी उन शहरों में बसते नहीं हैं, बल्कि कुछ महीने शहर में रहने के बाद अपने गांव लौट आते हैं। কোথায় কোথায় যায় এখান থেকে? কোটা হায়দ্রাবাদ যায়, কোটা ওই আন্ধ্রা যাচ্ছে, কোটা এই দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরতে যাই। हैदराबाद तक जाते हैं लोग? হায়দ্রাবাদ, পুনা, গোয়া। পুনা, গোয়া। তো কি কাজ করে ওখানে গিয়ে? বিল্ডিং এ সেন্টার কাজ করে, লেবারের কাজ করে। ঠিকাদার নিয়ে যায় তো নিয়ে যায়, তো আমি কি করব? তো পুরো মানে ফ্যামিলিকে নিয়ে চলে যায় না? না, ওরন আমি একা একা চলে যাই। যে একটা ঠিকাদার আসবে, ওর যদি 8,000 টাকা দেয় তাহলে যাচ্ছি, না তো ইচ্ছার মতন তো যাই তো পাচ্ছি। যে তা ঠিকাদার নিলে তো আমি 8 মাস নিয়ে যাই বাড়ি থাক। এটাই দেখ, এখন কাজটা দেখি, তোমার বাড়ি খাওয়া টাওয়া তোমার দেখ, আমি কাজে যাই, ঘুরে আসছি, কয় পয়সা নিয়ে আসবে না ভাই, এই কই চলে যাচ্ছে আর কি করবো। তো ঠিকাদার কোথায় থেকে আসে? ঠিকাদার কত জায়গা ঠিকাদার আমাকে এই উড়িষ্যার ভিতরে। তো কত টাকা অ্যাডভান্স দেয় তোমাদের? 1000 টাকা যদি আমি যেতে চাবো, ও তো দিবে আর কি। 1000 টাকা? 1000 টাকা 2000 টাকা দেবো এরকম। আর ওটা ওই টাকাটা তোমরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। আর কতদিন থাকবে ওখানে? ওখানে 2 মাস 3 মাস থাকবো। আর কত টাকা পাও মাসে? মাসে যদি হিসাব করে দেয়, তাই দেখো যদি হিসাব করে দেয়, যদি কার্ড হিসাব যদি দেয়, তাই ওই নিয়ে আসবানি আর কি করবো। না, কত টাকা তাও মানে যদি তুমি 3 মাস মানুষ থেকেছো, 3 মাস যদি করলে তো তোর 500,000 পাবো এরকম। ঠিকাদার লোক তো, আমরা তো হিসাব জানি না, লিখতেও জানি না, যেরকম কায়দার ওরা কায়দে আর কি করবো। এই কয়দিন কাজ টাজ করে চলে আসতেছি বাড়ি। मलकानगिरी में कुल कोया आबादी करीब 1,47,000 है। इसमें महिलाओं की तादाद 76,000 से ज्यादा है, जबकि पुरुषों की तादाद 71,000 है। यानी प्रति 1,000 पुरुष कोया आदिवासियों में महिलाओं की संख्या 1,072 है। यानी लिंग अनुपात के मामले में कोया आदिवासियों का रिकॉर्ड मुख्य धारा कहे जाने वाले समाज से अच्छा है। लेकिन कोया आदिवासियों के जनगणना आंकड़ों को ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि शायद पलायन की वजह से
इस जनजाति के आंकड़े सही दर्ज नहीं हो पाते हैं और शायद इसी वजह से 2001 से 2011 के बीच इनकी जनसंख्या वृद्धि दर में 20% की नेगेटिव ग्रोथ नोट की गई। Not only migration is there, but Koya people, if they find that a particular place is not giving them sufficient food to eat, they desert the entire family and go back to, say, another state, Chhattisgarh or neighboring state. That is why there was a tremendous fall of Koya population in 2001 census. मनरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इन इलाकों में एक बड़ी मदद हो सकती है, न सिर्फ आदिवासी इलाकों में संसाधनों को पुनर्जीवित करने में बल्कि पलायन को रोकने में भी। लेकिन समय पर काम और भुगतान नहीं मिलने से मनरेगा इन क्षेत्रों में बहुत असर नहीं दिखा पाया है। तो मैं भी भारत का ये एपिसोड समाप्त करने का अब समय आ गया है। हमने ये देखा कि कोया आदिवासियों का जीने का अपना एक खास अंदाज है, उनकी अपनी एक खास पहचान है और काफ़ी हद तक वो पहचान अभी भी बनी हुई है। ज़रूरत इस बात की है कि जो उनके संवैधानिक और कानूनी हक हैं, जो उनसे वायदे किए गए हैं, वो पूरे किए जाएं और कम से कम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार पर ध्यान दिया जाए। मैं भी भारत की पूरी टीम के साथ मुझे अनुमति दें। नमस्कार।